मैंने हिस्ट्री की सबसे बेकार F रैंक एबिलिटी अवेकन की थी, जिसका नाम था रिफ्रेश, यानी 1 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी निर्जीव चीज को उसकी शुरुआती हालत में वापस लाना। लेकिन जब मैंने इसे असल में इस्तेमाल किया तो पता चला कि एक किताब को रिफ्रेश करो तो वो किताब वैसी ही रहती है, और एक तौलिए को रिफ्रेश करो तो वो तौलिया भी वैसा ही रहता है। इसीलिए जब अपोकलिप्स शुरू हुए 3 महीने बीत चुके थे तो मेरी गर्लफ्रेंड बचे हुए आधे पैकेट बिस्किट उठाकर बिना पीछे मुड़े किसी दूसरे आदमी की गाड़ी में जा बैठी। जाने से पहले उसने एक खाली कप नूडल्स का डिब्बा मेरे पैरों के पास फेंका, जैसे वो किसी कुत्ते को टरका रही हो, और बोली, जान बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी बेकार है कि तुम्हारे साथ रहकर तो मैं भूख से ही मर जाऊंगी। मायूसी में मैं उस खाली डिब्बे को घूरता रहा और तभी दिमाग में बस एक ही ख्याल कौंधने लगा, रिफ्रेश। अचानक एक तेज मसालेदार खुशबू फैल गई और फटी हुई पैकिंग के नीचे करीने से रखे नूडल्स और 3 मसाला पाउच नजर आए। मैं सन्न रह गया, क्योंकि मेरी पावर बेकार नहीं थी, बल्कि हम सबने इसे गलत समझा था। दरअसल शुरुआती हालत का मतलब उसकी पिछली सेकंड वाली हालत नहीं है, बल्कि वो हालत है जब वो चीज पहली बार सामने आई थी। इसलिए एक खाली कप नूडल्स के डिब्बे की शुरुआती हालत है एक पूरी तरह से बंद नई पैकेट वाली नूडल्स। उस पल मेरा दिल सीने में जोर से धड़क रहा था, न डर से बल्कि जबरदस्त एक्साइटमेंट से। मैंने उस लूटी जा चुकी कन्वीनियंस स्टोर की शेल्फ्स पर नजर दौड़ाई, जहां हर तरफ फटे हुए स्नैक्स के रैपर बिखरे थे। खाली पड़ी बोतलें किसी और के लिए भले कचरा हो, लेकिन अब मेरे लिए ये एक ऐसा खजाना थी जिसका कोई अंत नहीं। मैंने जल्दबाजी में पानी उबालकर नूडल्स नहीं बनाए, क्योंकि किसी भी खाने की खुशबू यहाँ अनचाहे मेहमानों को बुला सकती थी। इसलिए मैं सावधानी से स्टोर की दूसरी मंजिल के गोदाम में चढ़ गया, भारी शेल्फ से दरवाजा ब्लॉक कर दिया और सुरक्षित होने के बाद ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली डिब्बा जमीन पर रखा और मन ही मन बोला, रिफ्रेश, और डिब्बे पर एक हल्की सी लहर जैसी चमक गुजरी और अगले ही पल एकदम नई नूडल्स की पैकेट सामने आ गई फिर से, और मैं एक्साइटमेंट दबाते हुए बार बार यही करता रहा। इसलिए 10 मिनट में मेरे सामने 60 पैकेट नूडल्स का एक पूरा ढेर लग गया। चूंकि मेरी एबिलिटी का कूल डाउन सिर्फ 10 सेकंड था, इसका मतलब था कि अब मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते थे। फिर मेरी नजर एक खाली पानी की बोतल पर पड़ी तो रिफ्रेश कहते ही पल भर में 500 मिलीलीटर की भरी हुई साफ पानी की बोतल सामने आ गई। फिर एक खाली फर्स्ट एड बॉक्स दिखा और रिफ्रेश करते ही मेरे हाथ में एकदम नया फर्स्ट एड किट आ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि खाना, पानी और दवाई, जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीजें थीं, अब मेरे लिए अनगिनत और बेहिसाब हो चुकी थीं। झांग टिंग, तुझे लगता था मेरी पावर बेकार है? तो इंतजार कर, क्योंकि एक दिन तुम सब घुटनों पर आकर मुझसे खाने की भीख मांगोगे। अगले 3 दिन मैं खुद को उस गोदाम में बंद रखा और वहाँ पड़े खाली डिब्बे मेरे लिए कच्चा माल बन गए। इसलिए चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, हर वो चीज जो पेट भर सके मैंने बक्सों में भरकर तैयार कर ली। एक कोना ठंडे पेय पदार्थों से भर गया और सबसे जरूरी बात, मुझे एक खाली गैस सिलेंडर मिल गया। साथ ही स्टोर में मिला एक पोर्टेबल स्टोव भी मिल गया, इसलिए मैं आखिरकार कुछ गर्म खा सकता था। सारी खिड़कियां बंद करके मैंने पानी उबाला, 3 मसाला पाउच खोले और सावधानी से नूडल्स डाल दिए। जब वो जानी पहचानी खुशबू नाक तक पहुंची तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं रोते हुए भी खाता गया, क्योंकि ये अपोकलिप्स के बाद खाया गया मेरा सबसे भरपेट, सबसे सुकून वाला खाना था। पेट भरने के बाद दिमाग भी चलने लगा और मैंने सोचा कि यहाँ छिपे रहना कोई हल नहीं है, क्योंकि ये कन्वीनियंस स्टोर किसी भी वक्त इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज के हाथ लग सकता था या फिर किसी और सर्वाइवर की नजर में आ सकता था। इसलिए मुझे कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था और साथ ही हथियार भी चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ खाना पानी होने से इस अपोकलिप्स में इंसान बस कटने के लिए तैयार भेड़ बन जाता है। मैंने 2 बड़े बैग सामान से भर लिए और फिर दरवाजे की झिर्री से बाहर की दुनिया झांक कर देखी। सड़क पर कुछ इन्फेक्टेड बेमकसद घूम रहे थे, इसलिए एक गहरी सांस लेकर मैंने रिफ्रेश किए हुए बिल्कुल नए जैसे तेज फ्रूट नाइफ को कस कर पकड़ लिया, क्योंकि अब निकलने का वक्त हो गया था। स्टोर से निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि पीछे की तंग गलियों का फायदा उठाकर मैंने ज्यादातर इन्फेक्टेड को टाल दिया और जब कभी कभार कोई अकेला मिल जाता तो मैं भरा हुआ कोल्ड ड्रिंक कैन जोर से उस पर मार देता और जब वो चौंक कर रुकता तो फ्रूट नाइफ से काम तमाम कर देता। मेरा मकसद था शहर के पश्चिम में बना लान वान सोसाइटी, जो शहर का सबसे पॉश रेजिडेंशियल एरिया था, क्योंकि वहाँ मजबूत सिक्योरिटी और ऊंची मोटी 4 दीवारी थी। इसलिए शुरुआती अपोकलिप्स में ये कुछ वक्त तक टिक सकता था। इससे भी बड़ी बात ये थी कि मेरे माँ बाप का घर वहीं था और जब अपोकलिप्स आया था तब मैं स्कूल में था, इसलिए उनसे संपर्क टूट गया था और उन्हें ढूंढना ही अब मेरी इकलौती जिद थी। पर लान वान तक का सफर मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला, क्योंकि पूरा शहर तबाह हो चुका था और छोड़ी हुई गाड़ियां हर मुख्य सड़क को जाम कर रही थीं। रास्ते में मैंने बहुत कुछ भयानक देखा, क्योंकि रिसोर्सेज के लिए इंसान एक दूसरे से खूंखार तरीके से भिड़ रहे थे और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि झांग टिंग का धोखा इस बेरहम दुनिया के मुकाबले शायद सबसे मामूली बात थी, क्योंकि यहाँ इंसानियत कब की टूट चुकी थी। तीसरे दिन शाम को आखिरकार मैं लान वान सोसाइटी के बाहर पहुंचा, जहाँ बड़ा लोहे का गेट बंद था और दीवार पर धुंधले धुंधले पहरेदार नजर आ रहे थे। ये सोसाइटी तो वाकई एक सर्वाइवर्स बेस बन चुकी थी, इसलिए मैं दूर से काफी देर तक निगरानी करता रहा, क्योंकि अंदर जाने के लिए उनकी जांच से गुजरना जरूरी था। इसलिए मैंने अपना बैग ठीक किया, ज्यादातर सामान एक छिपे हुए सीवर में छुपा दिया, बस 2 बोतल पानी और एक पैकेट बिस्किट रख लिया ताकि एक आम शरणार्थी जैसा दिखूं, और गेट की तरफ चल पड़ा। रुको, कौन हो तुम? दीवार से आवाज आई तो मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सिर उठाकर धूल से सना अपना चेहरा दिखाया और कहा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा नाम लिन चेन है और मेरा घर बिल्डिंग नंबर 17 में है। ऊपर वाला कुछ देर चुप रहा, शायद वॉकी टॉकी पर कंफर्म कर रहा था, और
थोड़ी देर बाद गेट थोड़ा सा खुला और एक आदमी हाथ में लोहे की रॉड लिए चौकन्नी नजरों से बाहर आया। आईडी कार्ड? उसने सख्ती से पूछा। इसलिए मैंने जेब से पहले से तैयार आईडी निकाल कर दे दी। उसने अच्छे से चेक की, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, अकेले हो? सामान कहाँ है तुम्हारा? मैंने सिर झुकाकर ठीक उतनी ही घबराहट और रूंधी आवाज में कहा, रास्ते में सब लूट लिया गया, इसलिए बस इतना ही बचा है। आदमी ने भौहें सिकोड़ी और थोड़ा तरस भी खाया, लेकिन मेरी दुबली पतली शक्ल और बेचारगी भरे अंदाज के आगे उसकी सतर्कता ढीली पड़ गई। इसलिए बोला, अंदर आ जाओ, पर सोसाइटी का नियम याद रखना, हर नए आने वाले को अपने आधे रिसोर्सेज जमा करने होते हैं। मेरा दिल एक पल को धक से रह गया, लेकिन शुक्र है मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, इसलिए मैंने आज्ञाकारी अंदाज में सिर हिलाया और एक बोतल पानी और आधा पैकेट बिस्किट उसे दे दिया। आदमी ने सामान लिया और उसकी आंखों में एक पल के लिए तुच्छता की झलक दिखी, फिर भी उसने हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने दिया। अंदर घुसते ही जो नजारा दिखा उससे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि माहौल अब भी तनाव भरा था, पर कम से कम यहाँ कुछ व्यवस्था थी। लोग गश्त लगा रहे थे, कुछ लोग सुरक्षा और मजबूत कर रहे थे, और औरतें बच्चे सोसाइटी के क्लब हाउस में इकट्ठा रखे गए थे। इसलिए ये जगह इस अपोकलिप्स में मानो एक टापू थी, जो बाहर की बर्बादी और अफरा तफरी से थोड़ी देर के लिए अलग थलग थी। रजिस्ट्रेशन करने वाली एक आंटी ने बताया कि सोसाइटी अब श्योंगे नाम के एक आदमी के हाथ में है, जो पहले यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था, और अपोकलिप्स के बाद उसे एक फायर कंट्रोल एबिलिटी मिली, इसलिए उसने एक गार्ड टीम बनाकर सबको बचाया। हर घर वाले को रोजाना अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से खाना मिलता है, और अगर ज्यादा पाना है तो पेट्रोल टीम या लॉजिस्टिक्स टीम ज्वाइन करनी पड़ती है। लेकिन मैंने शरीर कमजोर होने का बहाना बनाकर फिलहाल किसी टीम में ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सबसे जरूरी काम था अपने माँ बाप को ढूंढना। पर जब बेचैन दिल के साथ मैं दौड़कर अपने घर के गेट पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा जोर जबरदस्ती तोड़ा जा चुका था और अंदर सब कुछ बिखरा उलझा पड़ा था। ये देखकर मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया, इसलिए मैं अंदर भागकर पागलों की तरह माँ पापा चिल्लाने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसी खामोशी थी। ड्राइंग रूम की टेबल पर धूल की एक पतली परत जमी थी, जिसका मतलब था कि वो कई दिन पहले यहाँ से जा चुके थे, और जमीन पर झगड़े के निशान तो थे, लेकिन कोई और निशान नहीं, इसलिए ये शायद अनहोनी में भी एक राहत की बात थी। मैं जमीन पर बैठ गया और पहले से भी बड़ी उलझन और डर मुझे जकड़ने लगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। ठीक तभी जब मैं इसी उलझन में डूबा था, दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई और एक शरारती सी आवाज गूंजी, अरे वाह, यहाँ तो एक बचा खुचा शिकार भी है। मैंने अचानक सिर उठाया और देखा कि दो आदमी दरवाजे पर खड़े थे, और सामने वाला मुड़ा हुआ सिर लिए बुरी नजर से मुझे घूर रहा था। मैं उसे पहचानता था, क्योंकि वो श्योंगे का चमचा था, जिसे लोग बिच्छू कहते थे। बिच्छू ने होंठ चाटते हुए, मानो मुझे कटे हुए मछली के टुकड़े जैसे देखते हुए, तंज में कहा, तेरे घर के मालिक कुछ दिन पहले श्योंगे के काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्जदार थे, इसलिए उन्हें निकाल बाहर किया गया है, और अब ये घर हमारा है। मेरी आंखें सिकुड़ गईं और मैंने पूछा, तुमने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया? बस बाहर फेंक दिया, क्योंकि जिसमें ताकत नहीं, इस अपोकलिप्स में उसका यही अंजाम होता है। बिच्छू व्यंग्य से हंसा, फिर बोला, पर तुझमें थोड़ा दम दिखता है, इसलिए अगर यहाँ रुककर हमारा छुटपुट काम काज कर दे तो तुझे भी 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। मैं सच में बहुत भोला निकला, क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ पनाह मिलेगी, लेकिन यहाँ भी वही जंगल का कानून चल रहा था। इसलिए जैसे जैसे वो पास आते गए, मेरा हाथ चुपके से बैग की साइड पॉकेट की तरफ बढ़ा, जहाँ मेरा रिफ्रेश किया हुआ एकदम नया फ्रूट नाइफ रखा था। पर ठीक जब मैं जान की बाजी लगाने को तैयार था, दरवाजे से एक ठंडी गंभीर आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? बिच्छू और उसके साथी की हरकतें एक साथ रुक गईं, और आने वाले को देखते ही उनकी मुस्कान जम गई, इसलिए उन्होंने फौरन चापलूसी वाला भाव अपना लिया। दरवाजे पर काले कॉम्बैट सूट में एक लड़की खड़ी थी, हाथ में तांग चाकू लिए हुए, जिसकी धार पर अब भी गहरे लाल रंग के खून के निशान थे, और उसके पीछे कुछ और सख्त कड़क सिपाही खड़े थे। मैं उसे पहचानता था, क्योंकि वो चेन युए थी, लीरन दस्ते की सबसे ताकतवर कैप्टन, और कहा जाता था कि उसने एक बहुत दुर्लभ एकदम शार्प एबिलिटी अवेकन की है, इसलिए उसकी असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, और वो श्योंगे का सबसे भरोसेमंद हथियार थी। चेन युए ने बिच्छू की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बस मेरी तरफ देखकर ठंडे लहजे में दोबारा पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? मैंने मानो कोई तिनका पकड़ लिया हो, फौरन कहा, ये मुझे परेशान कर रहे थे। तो बिच्छू का चेहरा उतर गया और वो फौरन सफाई देने लगा, चेन कैप्टन, इसकी बात मत सुनो, क्योंकि इसके माँ बाप श्योंगे के कर्जदार थे, इसलिए हम बस घर लेने आए थे। घर लेने के लिए 2 आदमी चाहिए होते हैं, और दरवाजा भी ब्लॉक करना पड़ता है, उसने ठंडे स्वर में कहा, और फिर बोली, अब चलते बनो। बिच्छू मानो जान बचाकर भागा और अपने साथी को घसीटते हुए दुम दबाकर वहाँ से चला गया। इसलिए खतरा टलने के बाद मेरा तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और मैं गिरते गिरते बचा। चेन युए ने भौहें सिकोड़कर मुझे देखा और कहा, आगे से उन लोगों से दूर रहना, और बिना और वक्त गंवाए वो मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे रोका और पूछा, कैप्टन चेन, आपको पता है मेरे माँ बाप को कहाँ भेजा गया? उनका नाम लिन जियानगुओ और वांग शियुमेई है। चेन युए ने थोड़ा सोचा, फिर बताया, उन्हें सोसाइटी के उत्तरी गेट के बाहर वाली बंद पड़ी फैक्ट्री में भेजा गया है, और कहने को उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मेरा दिल एक झटके से जकड़ गया, क्योंकि बंद पड़ी फैक्ट्री में न खाना है न कोई सुरक्षा, इसलिए ये तो मरने के इंतजार जैसा ही था। चेन युए के जाने के बाद मैंने फौरन दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उत्तरी फैक्ट्री जाना ही होगा और अपने माँ बाप को ढूंढना ही होगा, पर उससे पहले मुझे ताकत चाहिए थी। इसलिए मैंने बैग से एक चॉकलेट निकाली, 2-3 टुकड़ों में निगल कर ताकत बटोरी। फिर मेरी नजर बिच्छू की छोड़ी हुई लोहे की रॉड पर पड़ी, जो जंग खाई और थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी। मैंने उस पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, रिफ्रेश, और अगले ही पल एक चमकती हुई बिल्कुल नई मेटल रॉड मेरे हाथ में आ गई। इसलिए मैंने सोचा, बढ़िया। मैं रसोई में गया, जहाँ मुझे पापा का पुराना आउटडोर सर्वाइवल किट मिला, एक मल्टी टूल फोल्डिंग शवल, एक सर्वाइवल
सर्वाइवल एक्स और एक चाकू, और बरसों इस्तेमाल न होने से ये सब कुंद पड़ गए थे। इसलिए रिफ्रेश कहते ही तीनों हथियार पलक झपकते ही अपनी सबसे धारदार हालत में लौट आए। रात होने तक मैंने पेट्रोल टीम की शिफ्ट बदलने का मौका देखा और चुपचाप सोसाइटी के उत्तरी गेट की तरफ खिसक गया, क्योंकि यहाँ मुख्य गेट के मुकाबले काफी सुनसान था और बस 2 गार्ड जम्हाई लेते हुए पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें छेड़ा नहीं बल्कि एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ निकाला। इसलिए रिफ्रेश की हुई एकदम नई रस्सी की मदद से मैंने 3 मीटर से ज्यादा ऊंची 4 दीवारी आसानी से पार कर ली। दीवार के बाहर बंजर जमीन थी और दूर एक फैक्ट्री का ढांचा नजर आ रहा था, जैसे कोई खामोश लोहे का दैत्य हो, और हवा में सड़ांत फैली हुई थी तो कभी कभार ज़ॉम्बीज़ की घर घर आवाज भी सुनाई देती। मैंने रॉड कसकर पकड़ी, शरीर झुकाए और तेजी से फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे जैसे मैं पास पहुंचता ज़ॉम्बीज़ की तादाद बढ़ती जा रही थी। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया, क्योंकि फैक्ट्री के गेट पर कम से कम 10-12 ज़ॉम्बीज़ जमा थे और लगता था वो किसी आवाज की तरफ खींचे चले आए हैं। इसलिए उस बंद लोहे के गेट को पागलों की तरह पीट रहे थे, जबकि गेट के अंदर से हल्की हल्की चीखें और रोने की आवाजें आ रही थी। माँ पापा वहीं अंदर हैं, ये सोचकर मेरा दिल जल रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि जबरदस्ती अंदर जाना ठीक नहीं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर मुझे फैक्ट्री की एक साइड में ऊंची खिड़कियों की एक कतार दिखी, जमीन से करीब 4 मीटर ऊपर। इसलिए मैंने सोचा शायद वहां से अंदर जाया जा सकता है। फैसला करने के बाद मैंने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसे दूर खड़ी एक गाड़ी पर फेंका तो जोरदार आवाज हुई और गेट पर जमा ज़ॉम्बीज़ उस आवाज की तरफ खींच गए और लड़खड़ाते हुए उस तरफ मुड़ गए। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं तेजी से फैक्ट्री की दीवार तक पहुंचा। बैग से रस्सी निकाली, एक सिरे पर क्लाइंबिंग हुक बांधा और जोर से फेंका तो हुक खिड़की की चौखट में मजबूती से फंस गया। गहरी सांस लेकर मैं फुर्ती से रस्सी पर चढ़ने लगा और झट से फैक्ट्री के अंदर कूद गया। ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हॉल था, जहां हर तरफ जंग खाई मशीनें और बिखरे पुर्जे पड़े थे, जबकि टूटी छत से बस चंद चांदनी की किरणें अंदर आ रही थीं। दूसरी तरफ से दबी हुई सिसकियां और बहस की आवाजें आ रही थीं। इसीलिए मैं आवाज का पीछा करते हुए सावधानी से आगे बढ़ा। पुरानी मशीनों से घिरे एक कोने में मुझे दर्जनों सर्वाइवर्स बैठे दिखे, जो ज्यादातर बुजुर्ग और बच्चे थे, और भीड़ में एक ही नजर में मुझे मेरे माँ पापा दिख गए। वो कोने में सिकुड़े बैठे थे और माँ घुटनों को पकड़े बिना आवाज किए रो रही थी, जबकि पापा उसे कसकर पकड़े लगातार समझा रहे थे। मेरी आंखें भर आईं और रूंधी आवाज में मैं चिल्ला उठा, माँ पापा। सब लोग चौंक गए और एक साथ मेरी तरफ देखने लगे, और माँ पापा तो और भी जोर से चौंके और सिर उठाकर मुझे देखा तो अगले ही पल उनके चेहरों पर हैरानी की जगह बेइंतहा खुशी छा गई। माँ चीखते हुए भागती गिरती मेरी तरफ दौड़ी और हम तीनों इस उजड़ी उम्मीद हारी दुनिया में एक दूसरे को कसकर लिपट गए, क्योंकि मिलन की खुशी ने सारे डर और बेचैनी को पल भर के लिए धो दिया। पर तभी एक कड़वी आवाज ने ये गर्मजोशी भरा पल तोड़ दिया। तू कहां से टपक पड़ा? चेहरे पर लंबे कट के निशान वाला एक आदमी आगे आया और उसके पीछे कुछ ताकतवर जवान लड़के खड़े थे, इसलिए साफ था कि यही यहाँ का सरगना था। उसकी लालची नजरें मेरे कंधे पर लटके फूले हुए बैग पर टिक गईं और वो बोला, अरे वाह छोटे भाई, तुझ में तो काफी दम लगता है, क्योंकि अकेले यहाँ तक आ गया तो बैग में क्या है, निकाल कर सबको दिखा। मैंने अपने माँ पापा को अपने पीछे कर लिया और ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहा, ये मेरी चीज है। तेरी चीज? कटे चेहरे वाला व्यंग्य से हंसा, फिर बोला, यहाँ किसी की कुछ नहीं होता, बल्कि सिर्फ मेरी चीज होती है, इसलिए अक्ल से काम ले, बैग सौंप दे वरना। और उसने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी लहराई, इसलिए धमकी साफ थी, और उसके पीछे के गुंडे भी घेरा बनाकर आगे बढ़ाए, जबकि यहाँ फेंके गए बाकी बूढ़े बीमार लोग गुस्से में होते हुए भी कुछ बोल नहीं पाए और बस तरस भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मेरे पापा घबराकर मुझे पीछे खींचते हुए कटे चेहरे के सामने गिड़गिड़ाने लगे, भाई साहब मेरा बेटा नादान है और बैग में बस थोड़ा सा खाना है, इसलिए सब आपको दे देंगे, पर इसे तंग मत कीजिए, बहुत देर हो गई। कटा चेहरा तंज में हंसा और बोला, अब तो मुझे सिर्फ बैग नहीं बल्कि इसकी जान भी चाहिए। कहते ही उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मेरी आंखों में ठंडी चमक कौंधी और मैं पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा, और मेरे हाथ की मेटल रॉड एक तीखे कोण से उसकी कलाई पर पूरी ताकत से पड़ी, इसलिए कट की आवाज के साथ कटे चेहरे की कलाई एक अजीब कोण पर मुड़ गई। सब लोग सन्न रह गए, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दुबला पतला दिखने वाला लड़का इतनी हिम्मत दिखाएगा। इसलिए दर्द से पसीने पसीने कटे चेहरे ने बुरी तरह चीखते हुए दहाड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? पकड़ो इसे, क्योंकि आज इसका जीना हराम कर दूंगा। उसके गुंडे होश में आते ही चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े, इसलिए मैंने बैग माँ पापा की गोद में फेंका और फिर रॉड उठाकर वार रोकने लगा। एक गुंडे ने लाठी घुमाकर मुझ पर वार किया तो मैं बगल हटकर बचा और उसी झटके में रॉड का दूसरा सिरा उसकी कमजोर जगह पर जा टकराया, इसलिए वो चीखते हुए झुककर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कोई फालतू हरकत नहीं की, बल्कि हर वार सिर्फ कमजोर जॉइंट्स पर मारा, न कि एक झटके में मार डालने की नियत से। इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा जो बात डरा रही थी वो ये कि मेरी ताकत मानो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। कटे चेहरे ने अपनी टूटी कलाई थामे गुस्से और डर से मिली जुली नजरों से मुझे घूरा और पूछा, तू है कौन? क्या तू भी कोई एबिलिटी होल्डर है? मैंने उसे जवाब नहीं दिया, बस ठंडी नजरों से देखता रहा, क्योंकि इन कुछ महीनों में जो तकलीफ और बेइज्जती मैंने झेली थी वो सब इस पल एक तूफानी गुस्से में बदल चुकी थी। इसलिए मैंने बस इतना कहा, या तो निकल जा या मर जा। मेरी दहशत ने वहां मौजूद हर किसी को चुप करा दिया और कटे चेहरे की आंखों में उलझन थी, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे हो गया है। पर तभी इस तनाव भरे माहौल के बीच फैक्ट्री के लोहे के गेट से एक जोरदार धमाके की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस
इसलिए भीड़ में हड़कंप मच गया। बाहर के ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ने लगे हैं। क्या हो गया अचानक? ज़ॉम्बीज़ अचानक इतने पागलों जैसे क्यों हो गए? और डर मानो किसी बीमारी की तरह फैलने लगा। कटे चेहरे को अब मेरी परवाह नहीं रही, इसलिए वो अपने साथियों के साथ शरीर और सामान लगाकर टूटते हुए गेट को रोकने में जुट गया। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा थी और गेट बुरी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था, जबकि कुंडी चरचराने लगी थी और कभी भी टूट सकती थी। इसलिए हर किसी के दिल पर मायूसी छा गई और मेरे माँ पापा भी डर से कांपने लगे और मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया। मैंने उस पुराने जंग खाए लोहे के गेट को एक नजर देखा और दिमाग में एक हिम्मती ख्याल कौंधा, इसलिए मैं रॉड लिए सबकी हैरान नजरों के बीच गेट की तरफ चल पड़ा। दरवाजे को रोक रहे एक गुंडे ने मुझ पर चिल्लाया, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की और चुपचाप अपना हाथ उस ठंडे जंग खाए दरवाजे पर रख दिया। फिर सबकी अविश्वास भरी नजरों के सामने एक करिश्मा हुआ, क्योंकि वो बुरी तरह पिटा टेढ़ा गेट मानो वक्त उल्टा घूम गया हो और धीरे धीरे सीधा होने लगा और साथ ही टेढ़ा फ्रेम भी वापस अपनी असली शक्ल में आ गया। बस एक पल में चमकती हुई एकदम नई मेटल गेट सबकी आंखों के सामने खड़ी थी और बाहर से ज़ॉम्बीज़ की टक्करों के आगे अब गेट टस से मस नहीं हुआ, बल्कि बस हल्की हल्की धमक भर सुनाई दे रही थी। इसलिए पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया और हर कोई मुझे मुंह बाएं देखता रह गया। कटे चेहरे ने भी हैरानी में मुंह खोल दिया और कलाई का दर्द तक भूल गया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, तेरी पावर रिपेयर है क्या? मुझे समझाने का मन नहीं था, इसलिए हाथ पीछे खींचकर ठंडे लहजे में कहा, इस अपोकलिप्स में असली ताकत ही सबसे बड़ा पासपोर्ट है। अभी अभी दिखाई मेरी बेरहमी और उसके ऊपर ये करिश्माई एबिलिटी, इन दोनों ने कटे चेहरे का हौसला पूरी तरह तोड़ दिया था। इसलिए अब उसकी नजरों में लालच नहीं बल्कि गहरा डर था और वो बोला, बड़े भाई, अभी जो हुआ उसके लिए माफी, क्योंकि मुझे पहचानने में गलती हो गई, तो प्लीज बड़प्पन दिखाइए। मैं कुछ नहीं बोला, बस अपने माँ पापा के पास गया और माँ मुझे देख रही थी, जिसकी नजरों में गर्व भी था, चिंता भी और थोड़ी अजनबियत भी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे भरोसा देती नजर से देखा, माँ डरो मत, क्योंकि हम है ना। फिर मैंने उस बड़े बैग से एक सेल्फ हीटिंग राइस बॉक्स, एक सॉसेज और एक बोतल साफ पानी निकाल कर उन्हें दिया और कहा, माँ पापा पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू ने पल भर में सबकी नजरें खींच लीं, इसलिए ना जाने कब से भूखे सर्वाइवर्स मेरे माँ पापा के हाथ में खाना देखकर गले में गटकने की आवाजें करने लगे और उनकी नजरों में तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। कटे चेहरे और उसके गुर्गे तो देखते ही रह गए, क्योंकि इस अपोकलिप्स में जहाँ खाना सोने से भी कीमती है, वहाँ मैं यूं ही इतना कुछ निकाल दे रहा था और ये उन्हें दरवाजा ठीक करने से भी ज्यादा हिला गया। ये सब करने के बाद मैंने दोबारा कटे चेहरे की तरफ देखा और कहा, अब से यहाँ जो मैं कहूंगा वही होगा। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, फिर भी वो साफ साफ हर किसी के कानों तक पहुंची, इसलिए कटे चेहरे का चेहरा एक बार फड़का और आखिरकार वो थक कर सिर झुका बैठा। फैक्ट्री बेस पर कब्जा जमाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान निकला, क्योंकि असली ताकत और अनलिमिटेड रिसोर्सेज के आगे कटे चेहरे का रौब कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें भगाया नहीं, बल्कि सोचा कि इस एपोकलिप्स में मानव शक्ति भी एक रिसोर्स है, इसलिए मैंने उन्हें पहरे और आसपास के ज़ॉम्बी साफ करने का काम सौंपा, जबकि मैंने खुद खाने और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। हर रोज मैं अकेले एक कमरे में बंद हो जाता और दिखावे के लिए सामान गिनने का बहाना बनाता, लेकिन असल में लगातार रिफ्रेश करते हुए खाना और जरूरत की हर चीज बनाता रहता। जब दर्जनों नए नकोर बक्से सबके सामने आते तो हर किसी की नजरों में मेरे लिए डर मिली इज्जत झलकती और सब सोचते थे कि मेरे पास कोई स्पेस टाइप एबिलिटी है जिसमें बेशुमार रिसोर्सेज जमा है। पर्याप्त खाना और सुरक्षित छत मिलने के बाद सर्वाइवर्स के चेहरों पर धीरे धीरे रौनक लौटने लगी और पूरी फैक्ट्री मेरे नेतृत्व में सलीके से चलने लगी। माँ पापा मेरे सबसे बड़े सहारे बन गए, क्योंकि वो लोगों का इंतजाम और सामान बांटने में मेरी मदद करने लगे। इसलिए भीड़ में उन्हें फिर से अपनी इज्जत और अहमियत महसूस होने लगी और उनका हौसला भी रोज बरोज बेहतर होता गया। सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा था, फिर भी मेरे दिल में एक कांटा अब भी चुभ रहा था। लान वान सोसाइटी का वो श्योंगे जिसने मेरे बेसहारा माँ बाप को अपने हाल पर मरने के लिए बाहर फेंक दिया था, ये हिसाब मुझे किसी न किसी दिन चुकाना ही था। और वैसे भी लान वान की सुरक्षा और रहन सहन इस टूटी फूटी फैक्ट्री से कहीं बेहतर थी, इसलिए मैं अपने माँ पापा को और अपने साथ आए इन सब लोगों को एक ज्यादा भरोसेमंद घर देना चाहता था। तो अब वक्त था उस श्योंगे से एक बार आमना सामना करने का। एक हफ्ते बाद पूरी तैयारी करने के बाद मैंने रिफ्रेश एबिलिटी से फैक्ट्री में मिली कुछ खराब पड़ी इलेक्ट्रिक बाइक्स को पूरी तरह चार्ज फैक्ट्री फ्रेश हालत में लौटा दिया और साथ ही दर्जनों नए प्रोटेक्टिव सूट्स, सेफ्टी हेलमेट्स और स्टील टो बूट्स भी रिफ्रेश कर लिए। हथियारों के लिए मेटल रॉड्स और एक्स के अलावा मैंने फैक्ट्री के स्टील से कई तेज भाले भी बनवा लिए। और रहा कटे चेहरा और उसके कुछ खास साथी, तो अब वो मेरे पूरी तरह वफादार बन चुके थे, क्योंकि मैंने उन्हें पेट भर खाना और तन ढकने के कपड़े दिए, जो इस अपोकलिप्स में किसी बड़े एहसान से कम नहीं था। इसीलिए मैंने अपने सबसे मजबूत 20 लड़ाकों को चुना, जिनमें कटे चेहरा भी शामिल था। निकलने से पहले तैयार खड़ी टुकड़ी को देखकर मैंने एक छोटा सा भाषण दिया। इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे, बल्कि अपनी ही चीज वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि लान वान की मजबूत दीवारें और आरामदेह घर हैं, इसलिए हम वहाँ एक सच्चा सुरक्षित घर बनाएंगे। इसलिए जो मेरे साथ चलना चाहता है गाड़ी में बैठे। कोई भी हिचकिचाया नहीं, क्योंकि मेरी करिश्माई ताकत देख चुकने के बाद उन्हें मुझ पर लगभग अंधा भरोसा हो चुका था। इसलिए 20 लोगों का काफिला धूमधाम से लान वान की तरफ बढ़ चला। जब हम उत्तरी गेट पर पहुंचे तो दीवार पर मौजूद पहरेदारों ने भी हमें देख लिया था और इतनी बढ़िया लैस टुकड़ी देखकर वो सन्न रह गए। कटे चेहरे, तुझे तो निकाल दिया गया था ना, वापस कैसे आ गया? कटा चेहरा, अब मेरा
मेरा पक्का फॉलोअर बन चुका था, इसलिए सीना तान कर पूरे जोश में जवाब दिया, हम श्योंगे से बात करने आए हैं, यानी डील करने। तुम लोग डील करोगे? हाँ। पहरेदार हंस पड़ा। तभी मैं गाड़ी से उतरा और आगे बढ़कर ठंडे लहजे में बोला, श्योंगे को जाकर बता कि लिन चेन आ गया है। उस पहरेदार ने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मुझे सबके बीचों बीच देखकर समझ गया कि मैं कोई अहम शख्स हूँ, इसलिए थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने वॉकी टॉकी पर ऊपर रिपोर्ट कर दी। जल्द ही उतरी गेट खुल गया और श्योंगे अपने आदमियों के साथ बाहर आया। साथ में ली रन दस्ते की कैप्टन चेन युए भी थी। श्योंगे की नजरें चतुर और घमंडी थीं और हमारी टुकड़ी को देखकर, खासकर हमारे नए नकोर हथियारों और चमकते जोश को देखकर उसकी आंखों में हैरानी और लालच की एक झलक कौंध गई। अरे कौन है भाई? लिन छोटे भाई, कुछ दिनों में ही तो अच्छी खासी कमाई कर ली। श्योंगे, सीधी बात, मैं अपने लोगों को लेकर लानवान में रहना चाहता हूँ। श्योंगे को मानो कोई शानदार मजाक सुनाई दिया, इसलिए जोर से ठहाका लगाने लगा। लिन भाई, नींद पूरी नहीं हुई क्या? क्योंकि लानवान मेरी मेहनत से बना इलाका है, इसलिए तुम लोगों को यहाँ रहने देने की मुझे क्या जरूरत? मेरे पीछे से कटे चेहरे ने एक बक्सा आगे बढ़ाकर खोल दिया और पूरा का पूरा बक्सा ठीक ठाक पैक की गई कंप्रेस्ड बिस्किट से भरा था। इसलिए ये देखते ही श्योंगे की हंसी अचानक रुक गई और पीछे खड़े उसके गार्ड्स भी सन्न रह गए, क्योंकि लानवान की सुरक्षा भले अच्छी हो, पर यहाँ मुंह ज्यादा और खाना कम है और रोजाना का राशन सिर्फ एक टुकड़ा काली रोटी भर होता था। इतना खाना तेरे पास कहाँ से आया? तुझे जानने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, डील करेगा या नहीं? श्योंगे की आंखें भांपती रहीं और उसने पूछा, किस तरह की डील? बहुत आसान, मेरे लोग यहाँ रहेंगे और हम कुछ खाना देंगे, जबकि तुम सोसाइटी की सुरक्षा संभालो, ताकि हम मिलकर यहाँ का इंतजाम चला सकें। श्योंगे का चेहरा सख्त पड़ गया और बोला, छोटे भाई, तेरी हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि मैं इस बेस का सरगना होकर तुझ जैसे किसी गुमनाम लौंडे के बराबर कैसे बैठ सकता हूँ, इसलिए नामंजूर। नहीं मानोगे तो हम जबरदस्ती अंदर घुसेंगे। जबरदस्ती? हाँ हाँ, तुम 20-25 लोग। श्योंगे ने इशारा किया तो चेन युए और उसके पीछे ली रन दस्ता एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया, इसलिए एक भयानक किस्म की सख्ती हवा में फैल गई, क्योंकि ली रन दस्ता इस पूरे लानवान का सबसे तेज हथियार था और हर सदस्य लड़ाई में तपा हुआ एबिलिटी होल्डर था। इसलिए मेरे लोग तनाव में आ गए। फिर भी सिर्फ मैं ही बेफिक्र खड़ा रहा। मैंने चेन युए की तरफ देखा, वही औरत जिसने कभी मेरी मदद की थी, और वो भी मुझे देख रही थी और उसकी नजरों में जिज्ञासा और थोड़ी हैरानी थी। इसलिए मैंने पूछा, कैप्टन चेन, आपको भी लगता है हम अंदर नहीं घुस पाएंगे? चेन युए कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मिस्टर लिन, आपकी ताकत बहुत जबरदस्त है, लेकिन लानवान में 200 पहरेदार हैं, इसलिए जबरदस्ती घुसना आपके लिए ठीक नहीं होगा। उसकी बात एक तरह की सद्भावना भरी चेतावनी थी और श्योंगे खुश होकर हंस पड़ा। सुन लिया ना, इसलिए ज्यादा शेखी मत बघारो, बल्कि अपना सारा खाना यहाँ सौंप दो, ताकि मैं शायद तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को एक आम रहवासी की तरह अंदर रहने दूं, पर बाकी तेरे ये आदमी जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाएं। यही था उसका जवाब, मेरा सारा सामान निगल जाना और मेरे लोगों को दुत्कार देना। इसलिए सच में उसने बड़ा शातिर हिसाब लगाया था। फिर भी मैं बस हंस पड़ा। लगता है बात करने का कोई फायदा नहीं। मैंने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और उनके पीछे खड़ी सोसाइटी की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत की तरफ इशारा किया और उनकी तरफ देखते हुए एक एक शब्द साफ साफ कहा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो मुझे अंदर आने दो, वरना मैं वो पूरी बिल्डिंग गायब कर दूंगा। मेरी बात सुनते ही वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जो अगले ही पल कान फाड़ देने वाली हंसी में बदल गया। इसलिए श्योंगे हंसते हंसते रो पड़ने के करीब आ गया। चेन युए, सुन ले, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा मजाक तो यही सुना। पर चेन युए नहीं हंसी, बल्कि वो बस मुझे गौर से देखती रही और नजरों में गहरी गंभीरता थी, क्योंकि उसे कहीं न कहीं लग रहा था कि मैं मजाक नहीं कर रहा, और सच में मैं मजाक नहीं कर रहा था। इसलिए हंसी रोकर मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी, 3, 2। तो श्योंगे के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सिकुड़ गई और हंसी थम गई। इसलिए सब एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वो 30 मंजिला ऊंची इमारत लानवान की सबसे मशहूर पहचान थी और ज्यादातर पहरेदारों के परिवार भी वहीं रहते थे। इसलिए जैसे ही मैं एक तक पहुंचा, श्योंगे डर छिपाते हुए कमजोर आवाज में दहाड़ा, बकवास बंद कर, पकड़ो इसे। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही मेरी गिनती पूरी हुई, मैंने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी और इस बार सिर्फ 1 मीटर के दायरे में नहीं, बल्कि इसकी सीमा को पूरी तरह बिना किसी रोके अपनी हद तक फैला दिया। सैकड़ों मीटर दूर खड़ी उस विशाल इमारत की तरफ देखकर मन ही मन बोला, रिफ्रेश, और पूरी दुनिया मानो म्यूट हो गई। इसलिए सैकड़ों दहशत भरी आंखों के सामने वो ऊंची आसमान छूती 30 मंजिला इमारत जैसे सिग्नल गड़बड़ किसी टीवी स्क्रीन की तरह बुरी तरह टिमटिमाने लगी। उसकी बनावट धुंधली, पारदर्शी होने लगी और बस 1 सेकंड में वो पूरी इमारत अंदर की हर चीज के साथ यूं गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। इसलिए पीछे बस एक खाली सूनी नींव बच गई, मानो वो इमारत कभी वजूद में ही नहीं थी। हर किसी का चेहरा वहीं जम गया, चाहे हैरानी हो, खालीपन हो, या फिर एक ऐसी दहशत जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सका। श्योंगे के आदमी पूरी तरह टूट गए, इसलिए हथियार फेंककर चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे, जैसे किसी कयामत से बच रहे हों। जबकि श्योंगे खुद जमीन पर बैठ गया, चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया और होंठ कांपते रहे। फिर भी एक शब्द तक मुंह से नहीं निकला, इसलिए उसकी फख्र वाली 200 लोगों की गार्ड फौज पल भर में बिखर गई। चेन युए और उसका लीरन दस्ता भले टूटे नहीं, फिर भी हर किसी के चेहरे पर हैरानी और दहशत साफ लिखी थी। और चेन युए का तांग चाकू पकड़ा हाथ हल्के हल्के कांप रहा था। उसने मुझे देखा और उसकी नजरें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं, क्योंकि अब वो मुझे किसी थोड़े दमदार सर्वाइवर की तरह नहीं, बल्कि जैसे किसी इंसानी शक्ल में घूमते किसी चमत्कार की तरह देख रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और कीचड़ में गिरे लालची श्योंगे के सामने चलकर
गया तो उसने सिर उठाया और किसी राक्षस को देखने जैसी नजरों से मुझे देखा, जबकि पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। अब मैं अपने लोगों को अंदर ला सका हूँ। श्योंगे ने बिना रुके सिर हिला दिया, इसलिए मैंने उसकी परवाह नहीं की, बल्कि मुड़कर पीछे खड़े अब भी सन्न पड़े कटे चेहरे और बाकी लोगों से कहा, शहर में चलो। मेरे साथी जैसे नींद से जागे और उनकी नजरों में मेरे लिए एक जुनूनी कस्म की भरी उमड़ आई, क्योंकि उन्हें पता था उनका लीडर ताकतवर है, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस हद तक, इसलिए एक पूरी इमारत को मिटा देना ये कैसी असीम शक्ति है। और ऐसे नेता के साथ इस अपोकलिप्स में जीना क्यों मुश्किल होगा। हम सब लान वान के हर किसी की दहशत भरी नजरों के बीच धूमधाम से सोसाइटी में दाखिल हुए और अब हमें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी, जबकि चेन युए और उसका दस्ता चुपचाप हमारे पीछे पीछे चलते रहे, जैसे हमारी अगवानी कर रहे हों। मुझे पता था कि आज से लान वान पर मेरा राज हो चुका है। लान वान पर कब्जे के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, यानी हिसाब चुका करना। इसलिए श्योंगे और उसके धौंस जमाने वाले खास गुर्गों को मैंने कैद कर लिया। मैंने उन्हें मारा नहीं, बल्कि बस उनकी एबिलिटी खत्म कर दी, क्योंकि मेरी रिफ्रेश एबिलिटी अब इवॉल्व होकर जीवित शरीर पर भी काम करने लगी थी। इसलिए मैं अब किसी इंसान के शरीर को रिफ्रेश करके उसे सबसे सेहतमंद हालत में लौटा सका था, और स्वाभाविक तौर पर मैं उसके अंदर मौजूद एबिलिटी कोर को भी रिफ्रेश करके उसे अवेकनिंग से पहले वाली शुरुआती हालत में लौटा सका था। जब श्योंगे एक फायर एबिलिटी होल्डर से एकदम मामूली कमजोर मोटे आदमी में बदल गया तो उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। रहा चेन युए और उसका ली रन दस्ता, तो उन्हें मैंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, क्योंकि वो सच्चे लड़ाके थे और जमीर वाले लोग थे, इसलिए ऐसी ताकत इस अपोकलिप्स में मिलना मुश्किल था। चेन युए के सामने ही मैंने उसकी लड़ाई से भोथरी हो चुकी तांग चाकू को रिफ्रेश किया और साथ ही एक्सपायर होने वाली सूजन की दवाई को भी रिफ्रेश करके बिल्कुल ताजी दवा बना दिया। इसलिए चेन युए ये सब देखकर आखिरकार समझ गई कि मेरी एबिलिटी कोई स्पेस पावर नहीं, न ही कोई रिपेयर पावर है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे वो समझ नहीं सकी, यानी लगभग किसी नियम प्रकृति जैसी। वो काफी देर चुप रही और आखिरकार सिर झुकाकर बोली, ली रन दस्ता आज से आपके हुक्म पर चलेगा। ली रन दस्ता को अपने साथ जोड़ने के बाद मैंने असल में लान वान पर पूरी पकड़ बना ली। इसलिए मैंने नए नियम बनाए ताकि किसी के पास एबिलिटी हो या ना हो, बस काम करने पर उसे खाना जरूर मिले। अनलिमिटेड रिसोर्सेज की मदद से मैंने बहुत जल्दी सबका दिल जीत लिया और साथ ही सोसाइटी में मौजूद हर गड़बड़ी करने वालों को साफ कर दिया। इसलिए मेरे नेतृत्व में लान वान पूरी तरह बदल गया। मेरे माँ पापा गर्व और सुकून भरी नजरों से मुझे देखते रहते, फिर भी उन्होंने कभी नहीं पूछा कि असल में मेरी एबिलिटी क्या है, क्योंकि वो बस इतना जानते थे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है और अब हर किसी का सहारा बन गया है। बेस के पटरी पर आने के बाद मैंने एक गहरे सवाल पर सोचना शुरू किया, यानी मेरी एबिलिटी की हद आखिर है कहाँ, क्योंकि नूडल्स रिफ्रेश की, इमारत रिफ्रेश की, तो क्या मैं किसी जिंदा इंसान को भी रिफ्रेश कर सकता हूँ। मुझे एक पेट्रोल मेंबर मिला जो लड़ाई में ज़ॉम्बी के हमले में स्क्रैच्ड होकर म्यूटेट होना शुरू हो चुका था और सबको यकीन था कि उसे बचाया नहीं जा सका। इसलिए मैंने सबको बाहर भेज दिया, दरवाजा बंद किया और अपना हाथ उसके माथे पर रख दिया तो एक नरम सफेद रोशनी ने उस साथी को घेर लिया। उसकी दर्द भरी चीखें धीरे धीरे थमने लगी और शरीर में हो रहा म्यूटेशन आंखों के सामने ही कम होने लगा। इसलिए मैंने उसका घाव गायब होते देखा और मेरे दिल में एक तूफान सा उठा, क्योंकि मैं कामयाब हो गया था। मैंने उसका शरीर संक्रमण से पहले वाली शुरुआती हालत में लौटा दिया था। इसका मतलब था कि ज़ॉम्बी वायरस अब मेरे लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं रहा। इसलिए ये खोज एक पूरी इमारत रिफ्रेश करने से भी कहीं ज्यादा रोमांचक थी और मैंने सोचा कि अगर मैं ज़ॉम्बी वायरस को ठीक कर सकता हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं और भी बहुत सारे लोगों को बचा सकता हूँ, बल्कि शायद इस पूरे अपोकलिप्स को ही खत्म कर सकता हूँ। मेरे दिल में एक बहुत बड़ी योजना आकार लेने लगी, पर उससे पहले मुझे एक निजी हिसाब चुकता करना था। इसलिए मैंने चेन युए को बुलाया और पूछा कि क्या उसे लीहुओ नाम के सर्वाइवर ग्रुप के बारे में कोई खबर है, यानी वही डी रैंक फायर एबिलिटी होल्डर चेन यान और मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड जांग टिंग वाला ग्रुप। चेन युए ने नक्शा निकालकर शहर के पूरब में एक बड़े सुपरमार्केट की तरफ इशारा किया और बताया, जानकारी के मुताबिक वो लोग वहाँ काबिज हैं, क्योंकि शहर के पूरब का सबसे बड़ा ग्रुप है ये और इनका सरगना है चेन यान, यानी डी रैंक का सबसे शक्तिशाली फायर कंट्रोलर। मेरी आंखों में ठंडी चमक औंधी और मैंने कहा, कल हम अपने पड़ोसियों से मिलने चलेंगे। अगले दिन मैं बस चेन युए और उसका दस्ता साथ लेकर निकला। इसलिए हम एक रिफ्रेश किए हुए आर्मर्ड एसयूवी में सवार होकर रास्ते में जो भी आया उसे रौंदते हुए उस बड़े सुपरमार्केट तक जा पहुंचे। सुपरमार्केट को अब एक मजबूत किले में बदला जा चुका था और दीवार पर हथियार बंद पहरेदार भरे थे, इसलिए हमारा आना देखते ही वो चौकन्ने हो गए। कौन हो तुम लोग, नाम बताओ। चेन युए ने खिड़की से सिर निकालकर तेज आवाज में कहा, लान वान बेस से लिन चेन, चेन यान लीडर से मिलने आए हैं। दीवार पर मौजूद लोगों ने शायद मेरा नाम नहीं सुना था, पर लान वान बेस का नाम वो अच्छी तरह जानते थे। इसलिए थोड़ी देर बाद सुपरमार्केट का गेट खुला और लाल जैकेट पहने एक आदमी बाहर आया, जबकि उसके पीछे चापलूसी करती झांग टिंग चली आ रही थी। कुछ महीनों में झांग टिंग की हालत काफी अच्छी दिखती थी, इसलिए मुझे देखते ही वो एक पल को चौंकी। फिर उसके चेहरे पर बेधड़क तंज और घमंड की मुस्कान फैल गई, क्योंकि शायद उसे अब भी लगता था कि मैं वहीं बेचारा उसकी हिफाजत का मोहताज इंसान हूँ। चेन यान ने भी मुझे ऊपर से नीचे देखा, खासकर मेरे पीछे खड़ी चेन युए और ली रन दस्ते को देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी झिझक आई, पर उससे कहीं ज्यादा हिकारत थी। लान वान कभी नहीं सुना, क्योंकि हम यहाँ फालतू लोगों को नहीं रखते, इसलिए इतना ही करता हूँ कि अपनी गाड़ी और सामान छोड़कर चलते बनो। उसकी बात बेहद घमंड से भरी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी डी रैंक फायर एबिलिटी
किसी के आगे किसी से डरने की जरूरत नहीं, इसलिए झांग टिंग भी शेर की खाल पहनकर बोल पड़ी। सुना लिन, पुराने रिश्ते का लिहाज करके कहती हूँ, इसलिए इतनी बेइज्जती मत करवाओ, क्योंकि आज तुम चेन यान की जूती उठाने के भी लायक नहीं हो। मैं उसकी छोटी सोच भरी खुद पर इतराती शक्ल देखकर हंस पड़ा और कहा, झांग टिंग, याद है तूने मुझे कौन सा खाली डिब्बा फेंका था? झांग टिंग चौंक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया मैं ये अचानक क्यों पूछ रहा हूँ, इसलिए बोली, कौन सा डिब्बा? याद नहीं? इसलिए जल्दी चलते बनो और यहाँ खड़े होकर नजरों में मत गड़ो। मैंने अपनी हंसी रोकी और नजरें बदल गईं। तुझे याद नहीं, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसलिए आज मैं तुझसे वही चीज खिलवाने आया हूँ। झांग टिंग को मानो कोई बड़ा मजाक सुनाई दिया, इसलिए उंगली दिखाकर जोर से हंसने लगी। लेन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझसे डिब्बा खिलवाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चेन यान भी बाहें बांधे व्यंग्य में मुस्कुराया और बोला, छोकरे, जबान तो बड़ी लंबी है तेरी, इसलिए लगता है तुझे थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि तुझे पता ही नहीं है मौत कैसे लिखी जाती है। बात खत्म होते ही उसकी हथेली पर एक दहकता हुआ अग्नि गोला बनने लगा और गर्मी हवा में साफ महसूस होने लगी, इसलिए लीरन दस्ते के सिपाही फौरन डिफेंसिव पोस्चर में आ गए। फिर भी बस मैं और चेन युए एक जगह खड़े रहे बिना हिले। मैंने उसकी हथेली में जलते अग्नि गोले को देखा और सिर हिलाया। बस इतनी सी औकात है, बहुत कमजोर। यही कहते हुए मैंने हाथ उठाया तो चेन यान की हथेली में जल रहा वो अग्नि गोला जैसे किसी हवा में बुझी हुई मोमबत्ती की तरह पल भर में बुझ गया। चेन यान के चेहरे की इतराती मुस्कान वहीं जम गई और यकीन न करते हुए उसने अपनी खाली हथेली को घूरा। कैसे हुआ ये? मेरी आग कहाँ गई? उसने दोबारा एबिलिटी एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश करे जरा सी भी चिंगारी नहीं जगा पाया, इसलिए उसकी फखर वाली फायर कंट्रोलिंग एबिलिटी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तूने मेरे साथ क्या किया? चेन यान डर से चीख कर उंगली दिखाने लगा। मैंने उसे जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें उस डर से पथराई झांग टिंग की तरफ घुमाई और पूछा, अब बता मेरी हिम्मत कैसे हुई? झांग टिंग के होंठ कांप रहे थे और चेहरे का रंग उड़ चुका था, क्योंकि उसे नहीं पता था असल में क्या हुआ। फिर भी उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो डरावनी फायर एबिलिटी मेरे सामने बिना आवाज किए बुझ चुकी थी, इसीलिए डर ने उसकी जबान बंद कर दी। चेन युए ने चेन यान को किसी कुत्ते बिल्ली की तरह मेरे सामने पटक दिया, इसलिए वो घुटनों के बल गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगा। फिर भी मैं उसकी इस बेबसी को देख रहा था और दिल में कोई हलचल नहीं थी। जेब से एक चीज निकाली, यानी एक छपट्टा सा मसालेदार रेड कुक्ड बीफ फ्लेवर वाला नूडल्स का डिब्बा, वही डिब्बा जो कभी उसने मुझे फेंका था और मैं इसे तब से संभाल कर रखे था, इसलिए मैंने कहा, रिफ्रेश। और वो खाली डिब्बा पल भर में एकदम नई पैकिंग वाली नूडल्स में बदल गया। मैंने पैकिंग फाड़कर नूडल्स और मसाला पाउच निकाल दिए और बस वो खाली कागज का कप बचा लिया और उसे झांग टिंग के सामने जमीन पर रख दिया। झांग टिंग ने जमीन पर पड़े उस खाली कप को देखा तो उसका चेहरा मुर्दे से भी ज्यादा बेजान पड़ गया, क्योंकि वो जान गई कि मैं मजाक नहीं कर रहा। कांपते हाथों से उसने वो कागज का कप उठाया और सबकी नजरों के सामने मजबूरन उसे खा लिया, इसलिए उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहकर पूरे चेहरे पर फैल गए। चेन यान ये सब देख रहा था, इसलिए आखिरकार उसे एहसास हो गया कि उसने किस हद तक डरावनी हस्ती से पंगा लिया है, तो उसके भी घुटने ढीले पड़ गए और वो भी झुककर घुटनों पर आ गिरा। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस चुपचाप झांग टिंग को घूरता रहा जब तक उसने पूरा कागज का कप पैकिंग समेत पूरी तरह निगल नहीं लिया। लीहुओ बेस का पतन मेरी सोच से भी आसान निकला, क्योंकि अपने लीडर की एबिलिटी खोकर और मेरे हथकंडों से बुरी तरह डर कर उन्होंने लगभग बिना किसी विरोध के हार मान ली। इसलिए मैंने दोनों बेस को मिला दिया और लान वान बेस अब शहर के पूरब का सबसे ताकतवर सर्वाइवर ग्रुप बन गया। झांग टिंग का हिसाब चुका करने के बाद मैंने अपनी पूरी ऊर्जा बेस के विकास और अपनी एबिलिटी की रिसर्च में लगा दी, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल गई कि मैं ज़ॉम्बी वायरस ठीक कर सकता हूँ तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। इसलिए जब तक पर्याप्त सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी न हो, ये राज छुपाकर रखना ही समझदारी थी। मैंने एक सीक्रेट मेडिकल लैब शुरू किया जिसकी देखभाल मेरे माँ पापा करते, जहाँ उन लोगों का इलाज होता जो संक्रमित होकर भी बचाए जा सकते थे। इसलिए हर वो इंसान जिसे मैंने ठीक किया वो मेरा तहे दिल से एहसानमंद बन गया और मेरा सबसे वफादार फॉलोअर बन गया। इसलिए मेरी ताकत बर्फ के गोले की तरह बढ़ती चली गई। इस दौरान मेरा सामना और भी बहुत सी सर्वाइवर फोर्सेस से हुआ, इसलिए दोस्तों के लिए मैंने रिसोर्सेज और मदद दी, जबकि दुश्मनों के लिए मैं कभी नरमी नहीं दिखाता। लीन चेन नाम धीरे धीरे एक लेजेंड बन गया। इसीलिए कोई कहता कि मैं दुनिया बचाने वाला उद्धार करता हूँ तो कोई कहता कि मैं दुनिया मिटाने वाला दानव हूँ। पर वो कुछ भी कहें, एक सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। मैं इस अपोकलिप्स की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। अपोकलिप्स का 5वां साल आते आते लान वान बेस अब बढ़कर 1 लाख की आबादी वाला विशाल शहर बन चुका था और हमारे पास मजबूत डिफेंस सिस्टम था, साथ ही खुद मुख्तार खेती बाड़ी थी और एक ऐसा समाज था जिसमें व्यवस्था वापस लौट आई थी। इसीलिए यहाँ लोगों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई थी और मैं इस शहर का निर्माता और रक्षक अब बहुत कम ही लोगों के सामने आता था, क्योंकि ज्यादातर वक्त मैं शहर के बीचों बीच बनी सबसे ऊंची मीनार पर रहता और अपने ही हाथों बसाए इस शहर को ऊपर से निहारते हुए बिताता। मेरी एबिलिटी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि अब मुझे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं थी, बल्कि मैं अपनी नजरों में आने वाली हर चीज को रिफ्रेश कर सकता था। मैं किसी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकता था और मैं किसी दूषित पानी के स्रोत को साफ कर सकता था। इसलिए मेरी ताकत अब सच में किसी भगवान जैसी होती जा रही थी। चेन युए अब आशा का शहर का कमांडर इन चीफ थी और वो मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे ताजा हालात की जानकारी दे रही थी। एस रैंक ज़ॉम्बी इस एपोकलिप्स की सबसे बड़ी आफत है, क्योंकि ये अकेला एक पूरा शहर तबाह करने की ताकत रखता है। मेरी नजरें दूर तक फैल गईं, इसलिए
इसलिए मैंने वो दिखा जो करोड़ों ज़ॉम्बीज से बना आसमान को ढकने वाला एक काला सैलाब था, और उस सैलाब के बीचों बीच एक हड्डियों के सिंहासन पर बैठा वो एस रैंक ज़ॉम्बी बादशाहों की तरह, मानो उसे भी मेरी नजर का एहसास हो गया हो। इसलिए उसकी खूनी लाल आंखें मेरी नजरों से हवा में टकराईं और सैकड़ों मील दूर से एक भयानक मानसिक दबाव मेरी तरफ बढ़ चला। इसलिए चेन युए दर्द से कराह उठी और चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। फिर भी मैंने बस हल्के से हाथ हिलाया तो वो सारा दबाव धुएं की तरह उड़ गया। तैयार हो? क्या आशा का शहर आपके साथ जिएगा मरेगा? मैं मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम मरेंगे नहीं। और मैं पलटकर उस भयानक सैलाब की तरफ देखने लगा और इस शहर के हर उस इंसान की तरफ भी। इसलिए मैंने कहा, इस अपोकलिप्स को अब खत्म होना ही चाहिए। मैं अकेला ही आशा के शहर से बाहर निकल गया और शहर की चारदीवारी पर खड़ा होकर उस आसमान धरती निगल जाने वाले ज़ॉम्बी सैलाब के सामने आ डटा, जबकि पूरे 1 लाख नागरिक बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए मुझे देख रहे थे। और उनमें डर तो था, पर उससे कहीं ज्यादा भरोसा था। एस रैंक ज़ॉम्बी की दहाड़ मानो किसी की रूह तक चीर देने वाली थी। इसलिए उसके इशारे पर पूरे सैलाब ने आखिरी और पूरी ताकत से हमला बोल दिया। मैंने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जैसे पूरी दुनिया को गले लगाने वाला हूँ। इसलिए सबको लगा मैं कोई अपोकलिप्स मचाने वाला हमला करने वाला हूँ, पर वो गलत है, क्योंकि मेरे चेहरे पर हिंसा नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी करुणा थी। इसलिए मेरी एबिलिटी विनाश के लिए नहीं, बल्कि नई जिंदगी के लिए थी। मैंने आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत बिना कुछ रोके छोड़ दी। न किसी एक ज़ॉम्बी पर, न किसी एक इलाके पर, बल्कि दरारों से टूटी हुई धरती पर फिर से नरम हरी घास उगने लगी और आसमान पर छाई स्याह धुंध छांटने लगी। इसलिए बरसों बाद वो जानी पहचानी गहरी नीली साफ धूप फिर से खिल उठी। हड्डियों के सिंहासन पर बैठा वो एस रैंक ज़ॉम्बी अपने ही शरीर में हो रहे बदलाव को दहशत भरी नजरों से देख रहा था, और उसने विरोध करने की कोशिश जरूर की, लेकिन दुनिया की जड़ से उठी इस नियम शक्ति को वो रोक नहीं पाया। इसलिए आखिरकार वो भी वापस इंसानी शक्ल में लौट आया और हैरान परेशान होकर अपने ही हाथों को घूरता रह गया। पूरी दुनिया रिफ्रेश हो चुकी थी, क्योंकि हर वो इंसान जो वायरस से संक्रमित था वापस सामान्य हो गया, और हर वो एनवायरनमेंट जो अपोकलिप्स ने तबाह किया था दोबारा हरा भरा हो उठा, मानो वो 5 साल लंबा बुरा सपना बस एक भ्रम था। आशा का शहर में एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई स्क्रीन के सामने इस करिश्माई नजारे को हका बका होकर देखता रह गया। और न जाने कितनी देर बाद सबसे पहला इंसान खुशी के आंसुओं में बह गया, जबकि चेन युए ने गहरी सांस ली, आंखों में दृढ़ता भरकर। फिर दूसरा रोया, फिर तीसरा, और आखिरकार पूरे शहर में, इस बिल्कुल नई नकोर दुनिया में आसमान चीर देने वाला जश्न गूंज उठा। लोग मेरा नाम पुकार रहे थे और मैं दीवार पर खड़ा उस गर्म सुकून भरी हवा को महसूस कर रहा था। पीछे मुड़कर मैंने चेन युए को देखा, अपने माँ पापा को देखा और उम्मीद व खुशी से भरे अनगिनत चेहरों को देखा। अब मेरे पैरों तले ये पूरी दुनिया भी वैसी ही थी।